हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास और लेंस। बच्चों, आज मैं थर्ड पार्ट लेकर आ गई हूँ जो कि क्लास 7 का स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का थर्ड पार्ट है और फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो सबसे पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से कि अगर आप थर्ड पार्ट पर आ गए हैं डायरेक्ट, तो आप पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट पर ज़रूर देखिएगा। उन दोनों सारे वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर आप डायरेक्ट उस पर आ जाएंगे, वीडियो पर आ जाएंगे, तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। तो आप पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखेंगे, तब आप थर्ड पार्ट पर आएंगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अब स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। वैलेंसी हमारा इसमें पॉइंट स्टार्ट होना था, जिसमें कि हमने स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमने फार्मूला, सिंबल्स और बहुत सारी चीज़ें, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये सब भी हमने कवर कर लिया, जो कि हमारा फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में था। अब थर्ड पार्ट में हम वैलेंसी स्टार्ट करेंगे। अब वैलेंसी क्या होती है? Look at the formula of some compounds containing hydrogen given table। अब ये टेबल पर देखेंगे हम, तो हाइड्रोजन के बारे में बोल रहे हैं। जो ये फॉर्मूलेज बने हुए होते हैं बच्चों, ये हमें टेबल में दिख रहा होगा। ये कंपाउंड्स दे रखे हैं और ये फॉर्मूले हैं कंपाउंड्स, यानी ये जो हमारा कौन कौन से एलिमेंट्स से बना है, और साथ में इसकी ये वैलेंसी है। ठीक है, तो अब पहले हम इसी को देखते हैं। अब ये बोल रहे हैं लुक एट द फॉर्मूले पर देखेंगे, और ऑफ सम कंपाउंड्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, जिसमें कि हाइड्रोजन है। तो सभी में हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में है, वाटर में है H, अमोनिया में भी NH3 में H है, और सल्फ्यूरिक एसिड में भी H2SO4 है। ठीक है, तो H जहाँ पर भी है यानी वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बारे में बोला, नोटिस दैट वन एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। अब यहाँ पर हमें नोटिस क्या करना है कि एक एटम आ रहा है जो अलग अलग एलिमेंट्स का है, और वन ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर किसी ग्रुप का है, कंबाइंड विद डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जो दूसरे और हाइड्रोजन एटम के साथ में कंबाइन किया जा रहा है। अब यहाँ पर द वैलेंसी ऑफ एन एटम, अब वैलेंसी किसी भी एक एटम की, एलिमेंट की या फिर ग्रुप की डिनोट करती है कंबाइनिंग कैपेसिटी को, उसकी कंबाइन कैपेसिटी को वो डिनोट कर रही है। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में HCl है, ये फॉर्मूला बना, लेकिन इसका कंपोजिशन क्या हुआ? वन एटम ऑफ क्लोरीन कंबाइंड विद वन एटम ऑफ हाइड्रोजन। क्लोरीन का वन एटम और हाइड्रोजन का वन एटम, दोनों को कंबाइन करने के बाद में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना। ठीक है, तो ये क्या हो गए? क्लोरीन और हाइड्रोजन, ये एलिमेंट्स हो गए जो हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी हमने यहाँ पर एटम नहीं लिखा। यहाँ पर हमने एटम इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पर सिंगल है, वन एटम है, और वन एटम को हम बिल्कुल भी नहीं नोट करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्लोरीन का क्या हो गया? वन। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट आता है वाटर के बारे में बता रहे हैं। वाटर में H2O, H2 यानी हाइड्रोजन के 2 एटम हुए और ऑक्सीजन का 1 एटम हुआ। ये रहा, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन कंबाइंस विद 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ पर वैलेंसी क्या हुई है? ऑक्सीजन की 2 हो गई है। ठीक है बच्चों, क्योंकि वो कंबाइन हो गया हाइड्रोजन के साथ में, तो उसकी ऑक्सीजन भी 2 बन गया। क्लियर हो गया होगा अभी तक तो जो पॉइंट हमने रीड किया था। अमोनिया कैसे बना? इसका फॉर्मूला NH3 है। अगेन N किस 1 एटम का हो गया और हाइड्रोजन 3 एटम का हो गया। 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन कंबाइंड विद 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन की क्या वैलेंसी बनेगी? 3 हो जाएगी। ठीक है बच्चों, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट लास्ट में सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में बोल रहे हैं, जो कि H2SO4 है। अगेन यहाँ पर हाइड्रोजन का कितना है एटम? 2 है, और SO4 का क्या हो गया? 4। SO का कितना है? 4, यानी 1 सल्फेट ग्रुप
ये क्या हो गया, SO जो होता है, ये सल्फेट ग्रुप की बात हो रही है। तो सल्फेट ग्रुप कंबाइन किससे हुआ है, हाइड्रोजन के 2 एटम से कंबाइन हुआ है। तो यहाँ पर सल्फेट ग्रुप का क्या हो जाएगा, तो सल्फेट भी 2 बन गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस टेबल को पढ़कर आपको क्लियर हो गया होगा। मैं फिर एक बार रीड कर देती हूँ, जिससे कि आपको जो भी डाउट इसमें हमने पढ़ा था वो क्लियर हो जाए। द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट और अ ग्रुप डिनोट्स इट्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइन करने के बाद में जो बना हुआ है उसी को वैलेंसी कहा जाता है। वी टेक द वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन एज 1। अगर वैलेंसी हाइड्रोजन की 1 ले रहे हैं, द वैलेंसीज ऑफ अदर एलिमेंट्स ग्रुप इज द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। और ऐसे ही वैलेंसी क्या होती है, दूसरे जो एलिमेंट है, दूसरा जो एलिमेंट हमने अभी पढ़ा था वो हाइड्रोजन के नंबर को कंबाइन कर लेता है, हाइड्रोजन के एटम्स को, विच कैन बी कंबाइंड विद और बी डिस्प्लेस्ड बाय 1 एटम। 1 एटम से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी वो हाइड्रोजन के दूसरे जो एटम है उसको वो अपने पास में ले लेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो फिर वापस से इसे आप रिपीट पर देखेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। दिस इज हाउएवर एन ओल्ड डेफिनेशन ऑफ वैलेंसी। इस तरह से ये जो पुरानी वैलेंसी की डेफिनेशन चली आ रही है, जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो बिल्कुल अलग है, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। अभी तक के लिए तो यही स्टार्टिंग हमने सीखना है। Some elements neither combined with hydrogen nor displaced it. कुछ एलिमेंट्स होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ने तो क्या किया है, वो हाइड्रोजन के एटम को अपने अंदर ले लिया, लेकिन कुछ एलिमेंट होते हैं वो ना ही हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं ना डिस्प्लेस करते हैं। इन सच केस द वी कंसिडर देयर कंबाइनिंग कैपेसिटी। अब ऐसे केस में क्या होगा, हम उनकी जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है उसी को कंसिडर करते हैं सम अदर एलिमेंट ग्रुप्स के साथ में, जो दूसरे ग्रुप्स के साथ में हम उसको कंसिडर करते हैं। whose valency with respect to hydrogen is known। अब जिसके साथ में हाइड्रोजन की वैलेंसी मिलती है। अब इसको भी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, क्योंकि मैं इसीलिए बोल रही थी कि ये चैप्टर थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से बिल्कुल अलग ही से तो हमें लर्न करना पड़ता है और कुछ हद तक समझना पड़ता है। अब इसे एग्जाम्पल से हम देखेंगे, जैसे जिंक कंबाइन हुआ ऑक्सीजन के साथ में और उससे क्या बना, जिंक ऑक्साइड बना। ठीक है बच्चों, जिंक ऑक्साइड बन गया। तो इसमें जिंक ऑक्साइड में कौन से 2 एलिमेंट लगे, जिंक और ऑक्सीजन, विच हैज़ फॉर्मूला ZnO। इसका फॉर्मूला ये बना, इसका मतलब ये जिंक ऑक्साइड है। सिंस अब इसमें क्या है, 1 एटम जिंक का है जो कि कंबाइन हुआ है 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन के साथ, इसीलिए यहाँ पर कहीं पर भी कोई एटम के नंबर्स नहीं लिखे। द वैलेंसीज ऑफ जिंक एंड ऑक्सीजन आर द सेम। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वैलेंसी है जिंक और ऑक्सीजन की वो सेम है, यानी कोई चेंज ही नहीं है, किसी ने ना किसी को दिया ना किसी से लिया। सिंस द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज 2। अब जबकि ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 होती है, ठीक है, ऑक्सीजन O2 हम लिखते हैं ना बच्चों, तो ये उसी को बोला है, लेकिन यहाँ पर उसने ख़त्म कर दिया, जिंक के साथ मिक्स होकर। द वैलेंसी ऑफ जिंक इज ऑल्सो 2। अब जिंक की भी वैलेंसी 2 होती है। ठीक, टेबल 33.8 में हमें इसको पता चलेगा वैलेंसी ऑफ सब कॉमन एलिमेंट्स और ग्रुप। यू कैन सी दैट सर्टेन एलिमेंट्स शो मोर देन 1 वैलेंसी। अब इससे ये भी पता चलता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी वैलेंसी 1 से ज़्यादा है, दे आर सेड टू एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी। उन्हें वेरिएबल वैलेंसी कहा जाता है। वेरिएबल का मतलब ही 1 से ज़्यादा होता है। ठीक है, पहले हम ये टेबल ही देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वैलेंसी सबकी 1 आ रही है। अब हाइड्रोजन की भी 1 है, सोडियम की भी 1 है, पोटेशियम की 1 है, कॉपर की लेकिन 1 या कभी कभी 2 भी हो जाती है। मरकरी की भी ऐसे Hg हम लिखा जाता है सिंबल में, और 1 और 2 उसका
वैलेंसी आ जाती है। ये सब लर्निंग पार्ट है बच्चों, इसको आपको समझने वाली चीज़ नहीं है ये जब तक आपको इनकी लर्निंग नहीं होगी। सिंबल्स कौन से होते हैं और उनका क्या एलिमेंट या ग्रुप है और उनकी वैलेंसी क्या है, ये सब आपको लर्न करना पड़ेगा। ये तभी आप आगे वैलेंसीज और ये सब आपको सब क्लियर होता चला जाएगा जब आप इन टेबल्स को लर्न करेंगे, तो ये थ्योरी अपनी आप क्लियर होती चली जाएगी। अभी आपके लिए सब नया है। अब इसी में राइटिंग ऑफ फॉर्मूला आ जाता है। अब फॉर्मूले को कैसे लिखा जाता है? वी कैन राइट द फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड इफ़ वी नो। किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला हम तभी लिख सकते हैं जब किसी एलिमेंट या फिर ग्रुप का कोई सिंबल हो। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, इसी तरह से किसी भी एलिमेंट या फिर ग्रुप की वैलेंसी हो, ये भी लिखी होनी ज़रूरी है। और इन सब के लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। फर्स्ट है राइट द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट ग्रुप साइड बाय साइड। अब किसी भी एलिमेंट या ग्रुप का जो सिंबल है वो साइड बाय साइड लिखा होना चाहिए। राइट देयर वैलेंसीज, फिर उसके बाद में उनकी वैलेंसीज ऑन द टॉप होनी चाहिए, जैसे कि सुपरस्क्रिप्ट्स ऑफ देयर सिंबल, जैसे कि उसमें सिंबल्स के टाइम पर लिखा हुआ दिखाया था हमने अभी। डिवाइड बाय एनी कॉमन फैक्टर इन एनी देयर वैलेंसीज। अब किसी भी कॉमन फैक्टर में उनकी वैलेंसीज को डिवाइड कर देना है, अलग अलग कर देना है। इंटरचेंज द नंबर्स, अब इंटरचेंज यानी आपस में चेंज कर देंगे नंबर्स को जो कि निकला है, ऑब्टेन किया है हमने। एंड राइट देम एट द बेस, और उसके बाद उसे बेस पर, यानी जैसे H2O का H हम साइड में लिख देते हैं, H का 2 जो साइड में हम लिखते हैं। एज सब्सक्रिप्ट, जो भी हमने लिखा है, जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है बच्चों, ये उसको बोला गया है टू गेट द फॉर्मूला। जैसे हम H2 लिखते हैं, H2O, ठीक है, तो इसमें हाइड्रोजन का क्या हो गया, नंबर हमारा 2 हो गया, तो ये हमारा बेस में आया है, इसे बोला गया है। और सब्सक्रिप्ट बोला गया है जो कि लिखा हुआ है। आई होप अब आपको समझ आ चुका होगा कि इसमें सब्सक्रिप्ट कैसे है, बेस कैसे है। अब नेक्स्ट हम आते हैं राइटिंग द फॉर्मूला फॉर अमोनिया। अब अमोनिया के लिए हम फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? द एलिमेंट्स इन अमोनिया आर नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। जो एलिमेंट्स है अमोनिया का वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। अगेन डोंट गेट कंफ्यूज, अमोनिया कैसे बना? अमोनिया नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिक्स करके बना, ठीक है। तो वैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, अब नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है? 3 और हाइड्रोजन की 1, सो वी कैन राइट देम एज N3H1। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा हमने कैसे इसकी वैलेंसी लिखी है। देयर इज़ नो कॉमन फैक्टर इन द वैलेंसीज। अब यहाँ पर कोई कॉमन फैक्टर वैलेंसी में नहीं है, जो कि 3 और 1 है, अलग अलग है। सो वी मूव ऑन द थर्ड स्टेप। अब हम सेकेंड स्टेप तक पहुँच गए। फर्स्ट में हमने ये चेक किया था, सेकंड में हमने वैलेंसी चेक करी थी, अब थर्ड स्टेप पर आ गए हैं हम। अब इंटरचेंजिंग द वैलेंसीज, अब वैलेंसीज को हम आपस में चेंज कर लेंगे और उसके बाद में राइट करेंगे यानी लिखेंगे सब्सक्रिप्ट, जो कि हमारा अब लास्ट में आएगा। वी गेट द फॉर्मूला ऑफ अमोनिया एज NH3। NH3 यानी 3 अगेन बेस पर आ गया है और ये हमारा सब्सक्रिप्ट तैयार हो गया है बच्चों। H का हमने नहीं लिया था क्योंकि हमने पीछे वीडियो में पढ़ा था कि हम कैसे वैलेंसीज को लेते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट राइटिंग द फॉर्मूला फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला कैसे लिखते हैं? अमोनिया का फॉर्मूला हमने देख लिया है, बहुत इजी है बच्चों। और अब हम एल्यूमिनियम सल्फेट का देखते हैं। इट इज़ मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम एंड सल्फेट। अब ये दो से मिलकर बना है, एल्यूमिनियम और सल्फेट से। द वैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज 3 एंड दैट ऑफ द सल्फेट इज 2। अब एल्यूमिनियम की 3 है, सल्फेट की 2 है, तो हम कैसे लिखेंगे? A इज इक्वल्स टू हमारा ये SO4 आएगा बच्चों। ये हमारा इसी तरीके से लिखा जाएगा Al3SO4 और ब्रैकेट में 2 हो गया, ये इसे हमने ब्रैकेट क्लोज करके लिखा है। ये इसी तरह से लिखा जाता है, ये हमने चेंज नहीं किया। तो फॉर्मूला इज ये रहा पूरा का पूरा, जिसमें कि Al हमारा क्या हो गया है? 2 हो गया है, SO4 हो गया है और इसमें ब्रैकेट क्लोज करने के बाद में 3 आ गया है।
If a group contains two or more atoms, then the group is put in bracket and the number is written as a subscript on the right of the bracket. इसका मतलब है जो SO4 आया है बच्चों, SO यानी जो सल्फेट है वो एक ग्रुप है, जो कि ग्रुप में अगर दो या ज़्यादा एटम्स होते हैं तो ग्रुप को ब्रैकेट में डाल दिया जाता है, और जो नंबर होता है सब्सक्रिप्ट का वो राइट साइड के ब्रैकेट में लिख दिया जाता है. द राइटिंग ऑफ केमिकल फॉर्मूला ऑफ सम कंपाउंड आर गिवन एज. अब 3.9 जो टेबल दे रखी है, अब उसमें वो इसी तरीके का इसमें बता रखा है. अगेन कंपाउंड है. मेरा कैमरे के अंदर ये पूरी टेबल नहीं कवर हो पा रही है, तो मैं हाफ हाफ करके दिखाऊंगी. ये सारे कंपाउंड्स लिखे हैं बच्चों. ये एलिमेंट्स ग्रुप है, यानी जो ग्रुप में आते हैं एलिमेंट्स वो है, और उनकी साथ में वैलेंसीज हैं, और फिर उसके साथ में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है. ये आपको आपकी मैम बताएंगी कि ये लर्न करना है या नहीं, लेकिन हाँ आगे की क्लासेस में आपको ये सब लर्निंग वर्क में आएगा. और अब आपको कैसे हमें सारे फॉर्मूलेज लिखने हैं वो भी सीख लिया हमने. अब नेक्स्ट और हमारा लास्ट टॉपिक आ रहा है इसी चैप्टर का, केमिकल इक्वेशन. अब यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट फिनिश होने वाला है. अब केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं? द एलिमेंट और कंपाउंड्स दैट टेक पार्ट इन द केमिकल चेंज. अब जो भी एलिमेंट या फिर कंपाउंड है वो केमिकल चेंजेस करते हैं या फिर केमिकल रिएक्शन करते हैं, उसी को रिएक्टेंट्स बोला जाता है. द रीअरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. जो रीअरेंजमेंट किया गया है किसी भी एलिमेंट का, वो नया कंपाउंड बनाता है केमिकल रिएक्शन के थ्रू. दीज आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स. उन्हीं को प्रोडक्ट्स भी बोला जाता है. द केमिकल इक्वेशन शोज द रिजल्ट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल इक्वेशन है उससे सिंपल हमें क्या पता चलता है, वो केमिकल रिएक्शन को ही बता रहा है, उसी का रिजल्ट दे रहा है. इन विच द रिएक्टेंट्स, जिसमें कि रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट है वो सिंबल्स और फॉर्मूले के थ्रू दिखाया जाता है. ठीक है. इन अ केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है अब उसके बारे में देखेंगे. इन अ केमिकल इक्वेशन बिटवीन द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के बीच में जो होता है वो साइन होता है ये वाला. द रिएक्टेंट्स आर रिटन. रिएक्टेंट्स को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है एरो के पहले. द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड. जो प्रोडक्ट आता है यानी जो आंसर निकल के आया है वो हमारा राइट हैंड साइड पर एरो के बाद में लिखा जाता है. इसी वजह से जो इक्वेशन बनेगा वो ऐसे बनेगा, आयरन सल्फर और आयरन सल्फाइड. तो आयरन के साथ में प्लस हुआ सल्फर, और एरो के बाद में क्या प्रोडक्ट निकल के आया, आयरन सल्फाइड. अगेन आयरन का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो Fe, सल्फर का S लिखा जाता है सिंबल, और उसके बाद में आयरन सल्फाइड बन गया हमारा FeS. यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा. अब रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज. अब इसमें क्या हुआ, ये केमिकल चेंज हुआ रिएक्टेंट्स में, जो कि आयरन रिएक्टेंट ने सल्फर के साथ में रिएक्ट किया और उसको क्या बना दिया, आयरन सल्फाइड बना दिया बच्चों. तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा. एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग एन इक्वेशन. जो इम्पॉर्टेंट सबसे ज़रूरी किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, किसी भी इक्वेशन को लिखने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, इज़ दैट द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट. जो भी हर एलिमेंट का जो भी एटम लिखा गया है वो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा गया है, जो कि सेम नंबर एटम का हमें राइट साइड में ही लिखना है. वी नो that water can be broken up into its constituent elements. हमें पता है कि वाटर को हम दो constituents में इसको ब्रेक कर सकते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. लेट अस लर्न हाउ टू राइट द करेक्ट इक्वेशन. अब इसके बारे में हम बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम इसको इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं. वी कैन राइट H2O. H2O तो हम लिखते ही है वाटर के लिए, H2O. अब इसने क्या किया, हमने इसे ब्रेक किया. ब्रेक करने के बाद में H हमारा अलग हो गया और O अलग हो गया. ठीक है. द आंसर इज नो. यहाँ पर ये जो लिखा है वो गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन
अलग अलग इंडिपेंडेंट एटम्स के थ्रू एग्जिस्ट नहीं कर सकते. दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड एज H2 एंड O2. H2 यानी हाइड्रोजन में हो गया, O2 यानी ऑक्सीजन में हो गया. तो अगेन यहाँ पर जो अकेले अकेले सिंगल सिंगल लिखा था, जहाँ पे कोई नंबर नहीं लिखा, वहाँ पे नंबर होना ज़रूरी है, क्योंकि ये अकेले तो सर्वाइव ही नहीं करते, एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं. तो हमारा पूरा क्या होगा, H2 और O2. Also, the number of hydrogen atoms on the left hand side should be equal to the number of hydrogen atom on the right hand side equation. अब जैसे यहाँ पर है सेम टू सेम, यहाँ पर फिर मैं बता देती हूँ. अब कैन वी राइट कैसे होगा, H2O इज इक्वल्स टू, अगर हम इसे ब्रेक डाउन करेंगे तो H2 जो कि हमारा है और O2 जो कि हमारा है, ये भी हमें पता है, लेकिन राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में सेम ही आएगा. वंस अगेन द आंसर इज नो. यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा के पूछे क्या ये ठीक है, तो अगेन आंसर इज नो, बिकॉज द नंबर ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड शुड बी द सेम. क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड में एटम आ रहा है ऑक्सीजन का, वो राइट साइड में भी सेम आना चाहिए. ठीक है बच्चों. अब अगेन पूछ रहे हैं एक और, क्या हम 2H2O को रिएक्ट करने के बाद यानी ब्रेक करेंगे अलग अलग, तो 2H2 या O2, क्या ये ठीक लिखा है, तो यस दिस इज राइट, वी कैन, क्योंकि हम इसको ऐसे ही लिखेंगे. वी नो हैव 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और 2 एटम ऑफ ऑक्सीजन. हमें पता है कि हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं और ऑक्सीजन के 2 हैं, दोनों ही साइड इक्वेशन में, इसीलिए इसे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहा जाएगा. अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन अगर है तो हम आगे के कुछ और एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं. नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट किया तो क्या मिला, अमोनिया मिला. अब इसके लिए हम कैसे इक्वेशन लिखेंगे, N2 प्लस H2 रिएक्ट विद, अब यहाँ पर NH3 है, तो ये बता रहा है ब्रैकेट में ऑलरेडी किया अनबैलेंस है, इसे हमें बैलेंस करना है. अगेन मैं आपको बोलती हूँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पर दे रखा है जो कि हमें ये मिला है, लेकिन अब बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, N2 प्लस 3H2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एरो को इज इक्वल्स टू माना है तो 2NH3, ये हमारा बैलेंस हो गया है. मैं फिर आपको दोबारा बताती हूँ, बहुत से बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न होगा. यहाँ पर आप देख रहे हैं N के भी 2 दे रखे हैं, H के भी 2 दे रखे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो NH3 यानी N का तो 1 हुआ, जो कि यहाँ शो नहीं होता 1 लिखा हुआ, और H के 3 हो गए, तो ये तो हमारा पूरा अनबैलेंस हो गया. हमें तो दोनों को सेम बनाना है, लेफ्ट और राइट दोनों साइड में सेम एटम्स होने चाहिए. अब यहाँ पर क्या किया, 2N2 को लिया और 3H2 को लिया. अब 3H2 यानी अब क्या बन गया, 2N, N का 2, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ये 5 हो गया. अब यहाँ पे क्या करा, N2, यहाँ पर हमारा H का क्या हो गया, 3 हो गया. ठीक है, H का 3 हो गया, तो यहाँ पर भी N को भी 3 बनाना होगा, तो N के पहले हमने 2 ले लिया, और N अकेला सिंगल भी तो 1 कंसिडर होगा ना, तो यानी N हमारा 3 हो गया और H भी 3 हो गया. अब आपको क्लियर हो गया होगा कुछ, और फिर भी अगर डाउट है तो बच्चों इस वीडियो को दोबारा से देखिएगा, आपको पूरा क्लियर वापस से हो जाएगा. ये कम से कम 2 से 3 बार आपको सेम रिपीटेशन में देखनी पड़ेगी और थोड़ा समझना पड़ेगा, तो आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा. बहुत ईजी वे में मैंने समझा दिया है. अब एक और हम देखते हैं, सोडियम रिएक्ट विद वाटर. अब सोडियम ने वाटर के साथ रिएक्ट किया तो क्या बना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन. अब यहाँ पर इसमें फॉर्मूला दे दिया इन्होंने Na+H2O, यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है. अब इसने क्या किया, यहाँ पर NaOH दिया और H2 हो दिया, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में दे दिया, ये हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन ऑक्साइड बन गया. ठीक, तो यहाँ पर ये अगेन अनबैलेंस है.
अनबैलेंस कैसे हो गया, एच का तो 2 आ गया लेकिन यहाँ तो कुछ भी 2 नहीं है, सब सिंगल में है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर भी 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर 2 है तो सेम यहाँ भी हमें इस बैलेंस करना होगा। तो इसके लिए हमें वापस से बैलेंस के लिए क्या करना होगा, Na को अगर हम 2 में डाल देते हैं और H2O को भी हम यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर देखो 1H ये रहा, 1H ये रहा, तो कितने हो गए, 3H हो गए, ठीक है, यानी हाइड्रोजन। अब मैं केवल आपको अल्फ़ाबेट के ज़रिए बता रही हूँ। H यानी H2 और H1 तो 3H हो गए, तो 3H तो हमारे ऑलरेडी हो गए हैं। यहाँ पर Na हमने 2 ले लिया, अब H को भी हमने 4 में डाल दिया और O हमारा 2 ऑलरेडी हो गया, ठीक है। मतलब Na के पास कुछ नहीं है, H2O हो गया और NaOH अकेला 1 है और H2 है। अब यहाँ H2 है तो यहाँ पर भी 2 होना ज़रूरी है, ये हमें बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इस Na के आगे हम 2 लगा देंगे, ये रहा, ठीक है, और H2O के आगे भी हम 2 लगा देंगे, ये भी हमारा हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, NaH2O, ये पूरा हमारा ये बन गया, ये रहा, और 2NaOH सेम हो गया और H2 सेम हो गया, ठीक है, ये बैलेंस हो गया। एक लास्ट और देख लेते हैं, जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक ने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया और जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन दिया। अब जिंक क्लोराइड का ZnCl2 होता है और हाइड्रोजन हमें पता ही है H2 है। अब यहाँ पे इन्होंने फॉर्मूला दिया है, Zn यानी जिंक हो गया, HCl हो गया, ZnCl2 प्लस H2 जो कि अनबैलेंस है। अगेन हमें क्या देखना है कि हमें देखना है कि H2 के पास में 2 है, H के पास में 2 है, तो यहाँ पर हमें इसके पास भी 2 ही लेकर आना है, ये हमें बैलेंस करना है। अब यहाँ पे इसके लिए हम क्या करेंगे, Zn प्लस 2HCl। Zn के पास तो ऑलरेडी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ पर हम HCl के पहले 2 ले आएंगे जो कि इसके पास नहीं था, ठीक है, Zn के पास तो है, ठीक। तो यहाँ पर इसे बैलेंस करने के लिए Zn को हम ऐसे ही रख लेंगे, इसके पास कुछ नहीं था तो इसको हमने ले लिया और ये हमारा ऐसे और ये हमारा ऐसे, तो बैलेंस हो गया। आई होप आपको अब क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर मैं इससे रिलेटेड कुछ भी आपको प्रॉब्लम है तो मुझे बताइएगा, मैं फिर दोबारा से एक इसी फॉर्मूला बैलेंसिंग के ऊपर एक वीडियो और क्लियर बना के आपको दूंगी। और फिर मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि बच्चों आप ये चैप्टर को दोबारा से 2 से 3 बार आप रिपीट कीजिएगा, इसलिए मैंने इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जो कि मैं 2 में बना रही थी। और ये इसे आपको तभी समझ आएगा जब आप इसे 2-3 बार चेक करके यानी समझ के देखेंगे। तो और जो बच्चे नए हैं वो जल्दी से सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप भी हेल्प कीजिए मेरे साथ में। और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी लेकर आऊँगी, और अगर इससे फिर भी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं इसके ऊपर और वीडियोस अपलोड करने की कोशिश करूँगी जिससे आप लोगों को और क्लियरली ये चैप्टर समझ आए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बहुत जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक बाय बाय।